में रेट रिवर्सल का एक और एकदम पिन पॉइंटेड सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि रेट्स का बढ़ते रहने में, जैसे पिछले 18 महीने में रेट्स बढ़ते गए ग्लोबली भी, हमारे यहाँ थोड़ा कम उससे अनुपात में लेकिन बढ़े हैं। आगे 18 महीने में अगर रेट साइकिल शुरू होता है, अगर मान लीजिए दिसंबर के बाद भी होता है अगले साल भी, तो उस वो जो है इक्विटीज के ऊपर क्या असर दे सकता है? अगर अब हम 15-18 महीने धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे दिसंबर के बाद नेक्स्ट ईयर अगर रेट कट साइकिल भारत में भी शुरू होता है, तो उसका असर, ये सपोर्ट भारत के स्टॉक मार्केट को कैसे मिलेगा? एक्चुअली अजय जी, एक्चुअली आप 2022 की अगर आप बात देखें तो हमारे पास दो चैलेंजेस थे। एक तो पोस्ट कोविड हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को नॉर्मलाइज करना बहुत जरूरी था, और दूसरा हमारी डोमेस्टिक पोस्ट कोविड जो भी सिचुएशन हो, रियलिटी इसके अगर अमेरिका में इस तरीके का इन्फ्लेशन है और इस तरीके के इस कदर भारी इंटरेस्ट रेट्स में उछाल है, तो हमारी करेंसी और हमारा एक्सटर्नल मैक्रो कंट्रोल करने के लिए हमारे लिए भी रेट हाइक करना अनिवार्य हो गया। तो समझने वाली बात यह है कि पिछले साल हमारे इंटरेस्ट रेट्स पे डोमेस्टिक नॉर्मलाइजेशन और साथ ही साथ अमेरिका को रिस्पॉन्ड करना, दो चीजें रेलिवेंट थी या इम्पोर्टेंट थी। इस साल अगर आप देखें तो ऐसा लग रहा है कि जो मैक्रो प्रेशर है, आपको ये मेरे बोलने की बात नहीं, आपको करेंसी में स्टेबिलिटी दिख रही है, आपको एफआई फ्लोज नॉर्मलाइज होते हुए दिख रहे हैं, डॉलर ने भी अपनी स्ट्रेंथ छोड़ दी है, और कमोडिटीज और ऑयल में भी जितना पिछले साल का जितना उछाल था वो अभी नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका में मंदी की बात हो रही है और चाइना की रिकवरी इतनी स्ट्रांग नहीं है, तो तेल और कमोडिटी में बड़ा उछाल क्यों आएगा? तो अगर आप आज की बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट का पूरा ध्यान जो है या फोकस है वो केवल डोमेस्टिक फैक्टर्स को लेकर के रह गया। एक्सटर्नल फैक्टर्स का जो प्रेशर था वो काफी हद तक हम बोल सकते हैं कि हमारे पीछे निकल गया अब। तो डोमेस्टिक फैक्टर्स के ऊपर ही इंटरेस्ट रेट निर्भर रहेगी, और डोमेस्टिक फैक्टर में भी ये दिख रहा है कि आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे भी इन्फ्लेशन एक तरीके से आप समझ सकते हैं कंट्रोल में है, और साथ ही साथ जब एक इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है तब अगर इंटरेस्ट रेट्स का प्रेशर थोड़ा हट जाए और अगले 6 महीने 12 महीने में अगर हम सोचें कि एक इंटरेस्ट रेट्स में, चलिए रिजर्व बैंक कट करने में थोड़ा समय भी लगाता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में तो आपको दिख रहा है कि रेट्स का प्रेशर ऑलरेडी कम हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब इंटरेस्ट रेट्स में थोड़ी सॉफ्टनिंग देखने को मिलती है, थोड़ी रिलैक्सेशन देखने को मिलती है इंटरेस्ट रेट्स में, तो वैल्यूएशंस को एक बॉयंसी मिलती है। दूसरी बात है, ऑब्वियसली अगर आप देखें कंज्यूमर डिमांड, हाउसिंग डिमांड, मॉर्गेज रेट्स, इस पे भी एक तरीके से आपको थोड़ी बॉयंसी या पॉजिटिविटी या उसकी डिमांड बरकरार रहेगी। और साथ ही साथ प्रोजेक्ट्स हैं या इन्वेस्टमेंट्स है, ऑफ कोर्स सारे प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स केवल इंटरेस्ट रेट को देख करके तय नहीं किए जाते हैं, लेकिन उसका भी एक सपोर्ट रहता है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट्स का अपवर्ड डायरेक्शन है तो काफी इन्वेस्टमेंट्स पोस्टपोन हो जाते हैं, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट्स बिनाइन या एटलीस्ट फ्रेंडली जोन में है तो एटलीस्ट प्रोजेक्ट्स पोस्टपोन नहीं होंगे या एटलीस्ट उसकी बाधा नहीं रहेगी। तो आई थिंक दैट इंटरेस्ट रेट एक तरीके से सॉफ्टनिंग होना या फ्रेंडली जोन में रहना डेफिनेटली मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है। और अगर मैं म्यूचुअल फंड्स या निवेशकों की बात करूं तो 6 से 12 महीना ऐसा एक स्वीट स्पॉट, जब इंटरेस्ट रेट साइकिल चेंज होता है तो 6 से 12 महीना ऐसा एक स्वीट स्पॉट देखने को मिलता है कि आपके बॉन्ड फंड्स में भी अप्रिसिएशन दिखता है और इक्विटी मार्केट में भी बॉयंसी रहती है। ये हमेशा रेट साइकिल जब टर्न होता है तभी एक स्वीट स्पॉट ऐसा देखने को मिलता है 6 से 12 महीने में, जब दोनों ही एसेट क्लासेस में रिटर्न बनने की पॉसिबिलिटी होती है।